गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 10 मार्च और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, रामचंद्र पोडेल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, पेरिस ओलंपिक के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है, 4000 मतदाता साक्षरता क्लब कहाँ स्थापित किए गए हैं, डिस्कस करेंगे। नेफ्यू रियो किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जानेंगे इनके बारे में। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस समय ये सुर्खियों में बना हुआ है। अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ पर हुआ है, जानेंगे। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, डिस्कस करेंगे। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या जो कि इस समय काफ़ी सुर्खियों में है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसी के साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख पर्वत, यानी कि विश्व के प्रमुख पर्वत से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, गीता राणा, सालिजा धामी, सुरभि झकमोला या फिर शिवा चौहान। इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है कि रामचंद्र पोडेल किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये नेपाल के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इनका नाम है रामचंद्र पोडेल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये किसकी जगह लेंगे तो याद रखेंगे विद्या देवी भंडारी, जो कि 2015 से नेपाल की राष्ट्रपति थी, इनकी जगह लेने वाले हैं। नेपाल के वर्तमान में पीएम कौन है तो इनका नाम याद रखेंगे पुष्प कमल दहल प्रचंड। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य देशों के राष्ट्रपतियों से संबंधित तथ्य। बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं तो ये नाइजीरिया के बने हैं। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं तो याद रखेंगे साइप्रस। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन हैं तो इनका नाम है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। हसन शेख महमूद ये सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। यू सुक योल ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। पेड्रो कास्टिलो ये पेरू के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि आप सभी को याद रखने हैं। अब डिस्कस करेंगे नेपाल के बारे में। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को मुख्य कोच नियुक्त किया है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण याद रखेंगे, यह हाल ही में आयोजित किया गया था। सूर्य किरण 16 आयोजन कहाँ पर हुआ था तो नेपाल में हुआ था। और नेपाल में कहाँ पर तो सलझंडी नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में। भारत ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 का जो खिताब है जीत लिया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को नेपाल सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया था। मैप में आप सभी नेपाल की लोकेशन देखेंगे तो फ्रेंड्स नेपाल से और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो भारत के किन राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सीमा है ये किससे लगती है तो नेपाल से लगती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है तो आप सभी को ज्ञात होगा, सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं।
तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की पीडीएफ बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस से जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पर दिखाई देगा। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी पीडीएफ या क्लास का जो भी अपडेट होगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। साथ ही में डेली के क्वेश्चंस आपके रहते हैं जीके जीएस के, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में विद्युत लाइनों का निर्माण विनियमन 2023 किसने जारी किया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद होगा आप सभी को, कुछ समय पहले डिस्कस भी किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बयान दिया था कि जिस प्रकार से टाइगर प्रोजेक्ट देश में लागू है, कुछ इसी प्रकार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए बनाया जाए। तो देखिए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियमन 2023 ये जारी किया गया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ही द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र के माध्यम से विद्युत लाइनों को भूमिगत या ओवरहेड किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है इस अधिनियम के माध्यम से। अब आप समझ रहे होंगे ये भूमिगत और ओवरहेड बिजली लाइनें क्या है। तो जैसा कि आप सभी इस पिक के माध्यम से समझेंगे, देखिए ये जो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जो बिजली के तार लगाए गए हैं, और ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या करती है, अक्सर इससे टकरा जाती है या फिर इसकी चपेट में आ जाती है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए यह फैसला लिया गया है, यानी कि ये अधिनियम बनाया गया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो नियमों के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और सबसे उससे कम की सभी विद्युत लाइनें भूमिगत होंगी, यानी कि भूमि के नीचे बनाई जाएंगी, जबकि 33 केवी से ऊपर की लाइनें बर्ड फ्लाइट डाइवर्ट के साथ ओवरहेड लाइनें होंगी, यानी कि इन्हें थोड़ा ऊपर लगाया जाएगा, इससे ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये इनसे ना टकराए। डाइवर्टर का जो उद्देश्य है वो पक्षियों के लिए विद्युत लाइन दृश्यता में सुधार करना और टक्कर के जोखिम को कम करना है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में और क्या क्या आप याद रखेंगे, तो याद होगा आप सभी को कि लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ये सलाह दी थी कि आप प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बनाइए, क्योंकि IUCN की लिस्ट के अनुसार ये लुप्त प्राय की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। यह भारत की सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति मानी जाती है और विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है और याद रखेंगे ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, IUCN की 2023-21 की रिपोर्ट के अनुसार यह पक्षी लुप्त होने की कगार पर है। अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिए गए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची फर्स्ट में भी यह सूचीबद्ध है। कारण इसकी मतलब संख्या में जो गिरावट का कारण है, इसमें एक तो शिकार है, कृषि की गहनता है और बिजली लाइनें हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कृषि की गहनता क्यों, क्योंकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये शुष्क घास के मैदानों में निवास करते हैं। आगे डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार एम्बेसडर बनाया गया है सेवलॉन स्वस्थ इंडिया के द्वारा, और किसको, सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें आप सभी पिक में देख भी सकते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसी से संबंधित। तो 2016 में हुआ सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन कार्यक्रम
आईटीसी लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। आईटीसी का सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन हाथों की स्वच्छता के प्रति व्यवहार में बदलाव को प्रोत्साहित करने में अग्रणी रहा है। तो आप याद रखेंगे कि पहले इसके एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर से और आप याद रखेंगे कि सचिन तेंदुलकर का जो स्टैचू है ये कहाँ लगाया जाएगा, जिसकी घोषणा की गई थी, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, क्योंकि आखिरी इंटरनेशनल मैच वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था। किसने? सचिन तेंदुलकर ने। अब आप मुझे बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, लेटेस्ट करंट अफेयर। प्रसून जोशी ये उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आयुष्मान खुराना, ये आप अच्छे से रट लेंगे क्योंकि बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है और ये आगामी परीक्षा में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की हैं। निकहत जरीन ये बनी है राष्ट्रीय खनिज कंपनी एनएमडीसी की। स्मृति मंदाना हर्बल लाइफ पोषण की हैं और सौरभ गांगुली जहान बंधन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला सवाल है कि अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ पर हुआ है, तो अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 इसका आयोजन किया गया है अरब सागर में। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख समुद्री युद्ध अभ्यास जिसे हम कहते हैं ट्रोपेक्स 2023 का प्रमुख ऑफ लेवल अरब सागर में संपन्न हुआ है। इसमें भारतीय नौसेना की सभी इकाइयों के साथ साथ भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल से जुड़ी परिसंपत्तियों की भी भागीदारी हुई है। इस अभ्यास के दौरान ऑपरेशनल लॉजिस्टिक के साथ साथ युद्ध के दौरान होने वाली गतिविधियों को भी परखा गया है। तो याद रखेंगे इसमें किसी देश ने भाग नहीं लिया है बल्कि ये आयोजित किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला सवाल है कि नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो नेफ्यू रियो ने नागालैंड के सीएम के रूप में शपथ ले ली है। नेफ्यू रियो को शपथ किसने दिलाई है पद की, तो याद रखेंगे राज्यपाल ला गणेशन के द्वारा 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। कहाँ? नागालैंड। नागालैंड में विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। याद रखेंगे 60 हैं। संविधान के आर्टिकल 164 में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल यानी कि गवर्नर करेगा। इसी के साथ याद रखेंगे कॉनराड संगमा ये मेघालय के नए सीएम बने हैं और इन्हें पद की शपथ दिलाई है राज्यपाल फागू चौहान ने। मणिक साहा याद रखेंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इन्हें पद की शपथ किसने दिलाई है, तो सत्यनारायण आर्य देव जी के द्वारा इन्हें पद की शपथ दिलाई गई है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बिना 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों पर रोक लगा दी है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये निर्णय लिया गया है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। हॉलमार्क आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से जब गोल्ड के गहने हम लोग खरीदते हैं तो उस पर ये लिखा जाता है, तो ये 6 डिजिट का रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क है कितने अंकों का होता है, तो ये 6 अंकों का है। तो ये जो रोक लगाई गई है ये मार्च 2023 यानी कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना 6 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। आगे चर्चा करेंगे कि ये हॉलमार्क क्या है। हालांकि पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास हॉलमार्क वाले गहने मान्य रहेंगे, मतलब किसी ने पहले से ही अगर खरीद लिए हैं। हॉलमार्क कीमती धातु के सामानों में कीमती धातु की अनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग को हॉलमार्क के रूप में जाना जाता है। कोई भी कीमती धातु है जैसे सोना और चांदी। आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्किंग योजना BIS द्वारा 2000 में शुरू की गई थी। भारत में वर्तमान में हॉलमार्किंग के दायरे में सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं को शामिल किया गया है, यानी कि फिलहाल भारत में 2 ही धातुओं पर लागू होता है हॉलमार्किंग और वो है सोना और चांदी।
हॉलमार्क का महत्व क्या है? तो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि VIS नियम 2018 के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता हॉलमार्क वाले आभूषण खरीदता है और वह आभूषण उन पर अंकित गुणवत्ता की तुलना में कम शुद्धता वाले पाए जाते हैं, तो खरीदार या ग्राहक जैसी ऐसी वस्तु के वजन और परीक्षण शुद्धता की कमी के आधार पर गणना से ज्ञात अंतर के 2 गुना के बराबर मुआवजे का हकदार होगा। याद रखेंगे, इसलिए हॉलमार्क किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। तो भारतीय मानक ब्यूरो की जो स्थापना है वो 23 दिसंबर 1986 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मानक भवन यानी कि पुरानी दिल्ली में है और वर्तमान में इसके महानिर्देशक हैं प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो फ्रेंड्स ये महिलाओं से संबंधित जो रिपोर्ट है इसे वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। आगे चर्चा कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो विश्व बैंक की वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट में भारत ने क्षेत्रीय औसत से अधिक स्कोर किया है। रिपोर्ट ने भारत के संदर्भ में मुख्य व्यापारिक शहर यानी कि मुंबई में कानून और विनियमों पर डेटा का उपयोग किया है। भारत को अब आवागमन की स्वतंत्रता, महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों, विवाह प्रतिबंधों से संबंधित कानूनों हेतु उचित स्कोर प्राप्त हुआ है। यानी कि भारत ने इस रिपोर्ट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट जारी कौन करता है ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे कि विश्व आर्थिक संभावना और रिपोर्ट आवधिक रूप से कौन जारी करता है? तो इसे भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता था ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है? तो ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रूप में जाना जाने वाला प्रकाशन किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। तो स्थापना 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो उनका नाम है इंदरमीत गिल। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है वो सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। अब आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन हैं वर्तमान में? उनका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। पेरिस ओलंपिक के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो पेरिस ओलंपिकों को लेकर जो बैठक हुई है ना, इसकी अध्यक्षता अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा की गई है, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं। बैठक कहाँ पर हुई है? तो बैठक हुई है नई दिल्ली में। बैठक में मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण साई, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के रोड मैप पर विचार व चर्चा की गई है। इसी के साथ याद रखेंगे, एशियाई खेल इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझो कहाँ पर है? तो ये चीन में है और इसको लेकर भी चर्चा की गई है इस बैठक में। ओलंपिक खेल अगले साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 2024 में कहाँ पर होने वाले हैं? तो ये पेरिस में होंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि 2028 में ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगे। 4000 मतदाता साक्षरता क्लब कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये जो क्लब स्थापित किए गए हैं ये बेंगलोर कर्नाटक में किए गए हैं। किससे संबंधित है? तो मतदाताओं को जागरूक करने से संबंधित है। परीक्षा उपयोगी में याद रखेंगे, नेस्कॉम द्वारा आयोजित स्वदेशी नवाचार के माध्यम से बदलाव पर डीप टेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हाल ही में बेंगलोर कर्नाटक में हुआ है। डिजी यात्रा की सुविधा दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर हवाई अड्डे पर शुरू हुई है। कर्नाटक ने व्युंदर में देश की पहली मरीना बनाने की योजना बनाई है। यूरो इंडिया 2023 जो शो था ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखेंगे इसका आयोजन भी बेंगलोर कर्नाटक में किया गया।
अगला सवाल है कि सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स, ये अभिनेता और फिल्मकार थे जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखेंगे हरियाणा। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इनका नाम है गीता राणा। सालिजा धामी के बारे में कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। आप बताएंगे कमेंट्स करके कि ये कौन बनी है। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो डिस्कस कर लेते हैं गीता राणा के बारे में। गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। राणा वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल्स इंजीनियर में कर्नल के पद पर हैं और इनकी तैनाती कहाँ पर हुई है? तो याद रखेंगे पूर्वी लद्दाख में। अब डिस्कस कर लेते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे नवीन बलित पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तैथिसी से। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विवाह जनक के रूप में जाना जाता है? रॉकीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। कोर्डिलेरा डी लॉस एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में। अल्फा या अल्फास पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? मध्य यूरोप में। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में ही स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला किसने रखी है? विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? अभी डिस्कस किया है, आंसर करेंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के रूप में जाना जाने वाला प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आपको करने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।